नमस्कार। यूपी सिटी न्यूज के टॉक शो चर्चा यूपी की में आज हम चर्चा करेंगे योगी सरकार की जनसंख्या नीति पर। योगी जी जो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, उनका कहना है कि बढ़ती जनसंख्या विकास में बाधक है। तो इस चर्चा में हमारे साथ शामिल रहेंगे डॉक्टर स्वामी आनंद गिरी जी महाराज, जो इंटरनेशनल योग गुरु हैं, और साथ ही वो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत नरेंद्र गिरी जी के शिष्य रहे हैं। और हमारे दूसरे पार्टिसिपेंट हैं समी आगाई साहब, जो अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय मुस्लिम विकास परिषद के। स्वागत है आगाई साहब आपका शो में। तो सबसे पहले आनंद गिरी साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि आप सहमत हैं कि आज वक्त की जरूरत है, जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून बनना चाहिए? देखिए, बहुत धन्यवाद सबसे पहले आपका, और बहुत अच्छी चर्चा है, बहुत अच्छा विषय है, और हमें लगता है कि हम इस विषय को बहुत अच्छे ढंग से स्वयं भी समझेंगे, और जो जनमानस हमसे जुड़ा है सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, उनको भी समझाने का पूरा प्रयास भी करेंगे। आज पूरा विश्व जिस समस्या से जूझ रहा है वो समस्या है अनियंत्रण जनसंख्या। चाहे वो चाइना हो, चाहे अफ्रीका के देश हो, चाहे वो कोई भी देश समझ लीजिए। हर एक देश के यहाँ पर एक नियम बना है कि जैसे आप अमेरिका एंटर करते हैं, आप इंग्लैंड जाते हैं, तो वहां पर एक सिस्टम, वहां की नागरिकता लेना बहुत कठिन काम है, वहां रहना बड़ा कठिन है, वहां जाना बड़ा कठिन है। ऐसे में जब दुनिया बहुत आगे की ओर जा रही है, तो हम इस बात पे भी लड़ रहे हैं कि कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अरे, जब तक आप अपने ऊपर नियंत्रण नहीं लाएंगे, आपकी रफ्तार कैसे बढ़ेगी, आपका विकास कैसे बढ़ेगा, आप आगे कैसे जाएंगे? ये जनसंख्या कानून नहीं है, ये आपकी भाग्य का कानून है। इससे आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। हमारे पास का देश चाइना है। देखिए, जब से कानून लेकर के आया, तब से चाइना ने कितनी भारी तरक्की की है, कितनी मजबूती की ओर चला गया है। आज चाइना हमसे 10 गुना ज्यादा जीडीपी लेके चल रहा है। यानी हमारा 1 रुपया है, मैं उस लिहाजे से कह रहा हूँ जीडीपी, कि हमारा 1 रुपया है, हमारा 10 रुपया है, तो वहां का 1 रुपया है। और जो तरक्की है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो डेवलपमेंट है, वो चाइना आज दुनिया को दिखा रहा है। अगर हम भी, आपका ये कहना है कि जो आज चाइना ने जो भी डेवलपमेंट किया है, वो सबसे पहले उसने अपनी जनसंख्या पर नियंत्रण किया, फिर हुआ। आगे साहब, आप क्या सहमत हैं आनंद गिरी जी के विचारों से? नहीं, मैं सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि अपने आप वर्तमान में जो सार्थक प्रश्न है जनसंख्या नियंत्रण पर, उस पर आपने आज एक सार्वजनिक चर्चा रखी है, तो उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, और यूपी सिटी चैनल भी बधाई का पात्र है। अभी स्वामी जी चाइना का उदाहरण दे रहे थे, तो शायद मैं समझता हूं कि स्वामी जी के संज्ञान में होगा कि चाइना ने ही आज अपने यहाँ नागरिकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करने का ऐलान किया हुआ है कि वो अपने बच्चों को पैदा करें, जनसंख्या को बढ़ाएं। मैं नहीं समझता कि शायद स्वामी जी के संज्ञान में है या नहीं, लेकिन मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बधाई देना चाहता हूं कि मुबारक हो। हम खुश रहे कि हम उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। भगवान ने गाजियाबाद में यशोदा हॉस्पिटल में 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया है एक महिला ने। तो हम मनुष्य होकर जितने प्रयास कर सकते हैं वो प्रयास करें, उसके ऊपर कोई भी ऐतराज नहीं है। लेकिन ये सृष्टि के रचयिता के हाथ का मामला है, और मैं समझता हूं कि जिस महिला ने इन 4 बच्चों को एक साथ जन्म दिया, उसने किस पीड़ा को भोगा होगा, किस पीड़ा से वो गुजरी होगी जब उसने इन 4 बच्चों को जन्म दिया। लेकिन अगर हम 2 बच्चों की पॉलिसी पे ही चलते हैं, तो भगवान को हम फिर किस तरह से चैलेंज कर पाएंगे, मैं नहीं समझता। खैर, ये दूसरी बात है। मैं इसमें आप ही मानते हैं कि ये जो पॉलिसी लाई जा रही है, जो 19 जुलाई के बाद हो सकता है, इसमें जो भी सुझाव आए उसके बाद ये कानून का रूप ले, तो ये कुदरत के खिलाफ है? लगभग आपके जो मैं विचार सुन रहा हूँ, कुछ ऐसे ही लग रहा है। नहीं साहब, राजीव जी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। मैं तो कह रहा हूँ बहुत अच्छी बात है, जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, लेकिन इसमें किसी तरीके की पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए। किसी धर्म विशेष के लोगों को टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी मजहब के लोगों को मानने वालों को जो है टारगेट नहीं करना चाहिए। माननीय मोदी जी, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। एक मिनट बस मेरी ये बात सुन लीजिए। जब जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है,
तो क्यों एक वर्ग या एक समुदाय उस पर तिल मिलाता है कि जैसे उसी को टारगेट किया जा रहा है? उसकी क्या वजह? नहीं, मैं तिलमिलाट की कोई बात नहीं। मैं उसी समुदाय से संबंध रखने वाला हूं और मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून का समर्थन करने वाला व्यक्ति हूं। लेकिन मैं इसमें प्रश्न ये करना चाहता हूं कि माननीय जी पॉलिसी ला रहे हैं, उसमें उन्होंने डिफाइन किया है कि जो एक बच्चा पैदा करेगा हम उसके लिए ये गवर्नमेंट से फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जो 2 करेगा उसके लिए ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे। और ये कब से करेंगे? आप इसकी टाइमिंग देखिए। 4.5 साल में माननीय योगी जी को इस पर कभी याद नहीं आई कि हम जनसंख्या नियंत्रण के लिए कौन से कानून लाए और कौन से नहीं लाए, क्योंकि अब चुनाव आ गया, 6 महीने रह गए हैं, तो उसको भी हमें ध्यान देखना चाहिए कि हम वोटों को किस तरीके से पोलराइज कर सकते हैं। इसकी टाइमिंग प्रश्न चिन्ह लगाती है। आनंद जी देखिए, ये बहुत हास्यास्पद है कि आरिफ साहब सब कुछ समझने के बावजूद भी ये इस ओर इशारा कर रहे हैं कि प्रकृति ने अगर एक माँ को अपनी कोख में 4 संतानें दे दी तो उनका क्या होगा। ये प्राकृतिक चीजें हैं, 5 हो 10 हो, एक गर्भ में जो बच्चे आ गए उन्हें मारा ना जाए, उनका रक्षण किया जाए। ये कानून इसलिए नहीं है कि 2 आप तीसरा कर नहीं सकते तो मार दिया जाएगा। ये कानून इसलिए है ताकि आपका परिवार सुरक्षित होकर के आगे बढ़ सके, आप अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दे सके, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीक्षा देकर के उनका भविष्य बना सके। इस कानून का प्रमाण ये है। इस कानून का प्रमाण भीड़ इकट्ठा करना नहीं है। इस कानून का प्रमाण ये नहीं कि आप सड़कों पर बैठ करके कुछ भी करिए। इस कानून का प्रमाण ये है कि आप इंसान बनिए, आप इंसान की संतान हैं, आप किसी जानवर या किसी ऐसे समुदाय की संतान नहीं है जहां नियंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। इंसान को सदैव अपनी स्पीड पर, अपनी वाणी पर, अपने संयम पर, अपने जीवन शैली पर हमेशा नियंत्रण होना चाहिए। और उसी का एक उदाहरण ये कानून भी है, जिसमें मैं समझता हूं कि हम चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैनी हो, जो भी हमारा बीच में टोक रहा हूँ, विश्व हिंदू परिषद जो उसका भी कहना है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून जो बनाया जा रहा है ये जनसंख्या में असंतुलन उत्पन्न करेगा, असंतुलन पैदा करेगा। देखिए, विश्व हिंदू परिषद कोई सरकार नहीं है और विश्व हिंदू परिषद कोई आदेश देने वाली संस्था नहीं है। वो एक हिंदुओं की मेथोडोलॉजी को लेकर के चलने वाली संस्था है और प्रत्येक संस्था या प्रत्येक व्यक्ति या समुदाय अपनी बात को रखने के लिए सार्थक है, परंतु वास्तविक इम्प्लीमेंटेशन में लाने के लिए इंसान स्वयं और सरकारें 2 जिम्मेदार होती है। मुझे लगता है कि जो सरकार जो चीज लेकर के आ रही है वो बहुत काबिले तारीफ है और मैं बधाई दूंगा योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, जिन्होंने बहुत सूझबूझ के साथ इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश में की है, क्योंकि गंगा जमुनी तहजीब हमारे उत्तर प्रदेश में है। सबसे अधिक हिंदू मुसलमानों का अच्छा संबंध। आगाई जी का प्रश्न का जवाब नहीं आया। समय आगाई जी ने एक प्रश्न उछाला है टाइमिंग के ऊपर कि चुनाव 6 महीने बाद, 6-8 महीने बाद चुनाव आना है और ये सिर्फ एक पोलराइजेशन करने के लिए या एक राजनीतिक मुद्दा बनाने के प्रयास है, इसकी नियत साफ नहीं। मैं बोलता हूं कि अच्छे मुद्दों पे चुनाव लड़ना बहुत अच्छी बात है। अगर भाजपा इस बात को चुनाव के लिए भी लेके आना चाहती है तो मुस्लिम समुदाय को समस्या क्या है? क्या मुस्लिम समुदाय अपना उत्थान विकास नहीं चाहती है? क्या मुस्लिम समुदाय नहीं चाहता कि उनके बच्चे भी कम हो ताकि परिवार सुरक्षित हो, आगे बढ़े? इसमें पोलराइजेशन की बात कहाँ पे आई है? ये इसमें इतनी सोचने की, इतना मानसिक विकृति लाने की आवश्यकता क्या? जैसा आगाई साहब कुछ कहना चाहते हैं। आगाई साहब। आनंद जी, मेरा अनुरोध ये है कि 4.5 साल का समय बीत गया जब बेहतर भविष्य की चिंता नहीं हुई माननीय योगी जी को। अब आप 6 महीने के पीरियड में ये पॉलिसी ला रहे हैं, हम तो समर्थन कर रहे हैं। हम कब इसको जात के आधार पर, धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि जिन 2 करोड़ नौजवानों को देश में नौकरी मिलने का आपने वादा किया था, आज उनके भविष्य का क्या होगा? और आप बाकायदा उसमें प्राविधान करके ला रहे हैं कि जो 1 बच्चा पैदा करेगा हम उसको सरकारी तौर पर ये फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे, जो 2 बच्चे पैदा करेगा और जिसके नहीं होगा उसको क्या देंगे आप? और आज देश के अंदर करीब 5.5 करोड़ नौजवान जो है सड़कों पे घूम रहा है बेरोजगार के जरिए, उसका आप भविष्य क्या सुधारेंगे? आप आगे आने वाली नस्लों के सुधारना चाहते हैं, हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन मात्र राजनीतिक उद्देश्य पूर्ति के लिए आप समय समय पर अपने चाल और चरित्र चेहरे को बदलते रहते हैं। तो हम तो सिर्फ इतना चाहते हैं कि ये किसी धर्म विशेष का मामला नहीं है और ना ही इस्लाम मुस्लिम समाज में, मैं दावे से इस बात को कह रहा हूं मुस्लिम होने के साथ साथ, कि मुस्लिम समाज इसका विरोध नहीं करेगा। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से भी अपील करना चाहता हूं और विशेषकर मुस्लिम समाज से कि वो इसके भ्रमजाल में ना फंसे
कि ये हिंदू और मुसलमान का मसला है, ये अगर हम कर रहे हैं तो बेहतर भविष्य और कल को संवारने वाली बात कर रहे हैं। लेकिन हम अगर इसका रेशो देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा का जो स्तर है, देखिए ये एक रेगुलेशन शिक्षा के माध्यम से ही आ सकता है। और हमारे आज की जो वर्तमान की शिक्षा पद्धति है वो उसका आप जीता जागता उदाहरण देख लीजिए। तो अगर हमको कोई अवेयरनेस लानी है तो हमें इसको पहले समाज को जागृत करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ना कि इस तरह के कोई कानून लाकर हम इसको रोक पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है। आनंद जी। खान साहब देखिए, आपने बहुत अच्छी बातें की, दो बातें आपने बहुत प्यारी कही। एक बात तो ये कि हिंदू मुसलमानों से इसका कोई संबंध नहीं है, ये देश की तरक्की और देश के लिए इसका संबंध है। बहुत अच्छी बात, मैं इस बात को आपके लिए साधुवाद देता हूं, आपने बहुत अच्छी बात की। दूसरी बात आपने कही है कि अभी क्यों, देखिए चुनी हुई सरकार का कार्यकाल होता 5 साल, और 5 साल का समय जब तक पूरा नहीं होता तब तक वो सरकार है, वो चाहे चुनाव के एक दिन पहले जब तक वो सत्ता है तब तक वो कभी भी कुछ भी परिवर्तन ला सकती है। अगर ये कानून सही नहीं है या इसमें कोई समस्या है तो आपके लिए तो सबसे अच्छा रिजल्ट ये है कि आपको इस कानून के खिलाफ वोटिंग करनी है। आप देखिए टाइमिंग प्रश्न तो उछालती है नहीं आप बता, यदि भाई मैं तो ये कह रहा हूँ पहले कार्य होता अगर योगी सरकार का, तो शायद आज हमें कुछ रिजल्ट भी देखने को मिल रहे होते, तो वो हमें पॉलिसी सार्थक दिखाई दे रही है। राजीव जी आप देखिए, पिछले 4 सालों में हमने जिन परिणामों की उम्मीद नहीं की थी वो परिणाम उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया है। जिस उत्तर प्रदेश को जंगल राज कहा जाता था, जिस उत्तर प्रदेश का मैं बता रहा हूँ। अरे आनंद जी, अभी पंचायत चुनाव में जो स्थिति आपने देखी है उसके बाद भी अगर आप जैसा व्यक्ति इन बातों का समर्थन करता है तो ईश्वर ही जाने। पंचायतों में जो आपने देखा महिलाओं के अत्याचार, महिलाओं की सुरक्षा की जो बात आप कर रही थी सरकार, जो वर्तमान में हमने अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से देखा, उससे तो शर्म के मारे सर झुका जा रहा है। और आप कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया उत्तर प्रदेश सरकार ने। आप कतई शर्मिंदा ना हो खान साहब, आप कतई शर्मिंदा ना हो, आपका सम्मान ऊंचाई हुआ है। 4 लफंगों के लड़ने से या 4 लोगों को सड़क पे आकर कूदने से देश का और हमारे हिंदू मुसलमानों का सम्मान नहीं गिरता। हम विषय से भटक जाएंगे। अभी हम जनसंख्या जो आपको नहीं दिख रहा है वो विकास में आपको दिखाना चाहता हूँ। आज उत्तर प्रदेश के अंदर में माफिया राज खत्म हो गया है। आज उत्तर प्रदेश में जाति और संप्रदाय की लड़ाई खत्म हो गई है। हम जनसंख्या नियंत्रण पर बात करें, हम जनसंख्या नियंत्रण पर बात करें। हम तो ये कहना चाहते हैं कि भाई आज जो लिटरेसी की पॉलिसी है उस पर आप बता दीजिए। ये अशिक्षा का मामला है। गांव देहात में आप जो देखिए जाके, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने हो, किसी भी समाज के मानने वाले हो, अगर हम अपनी ग्रोथ रोड देखेंगे तो हम जहाँ जहालत है, जहाँ लिटरेसी है, वहां पर ही इस तरह की परिस्थितियां हैं। अगर समाज शिक्षित है, समाज में जागरूकता है, तो उसके परिणाम भी आप शहर में देख सकते हैं और जगह भी देख सकते हैं। और मुसलमानों की ग्रोथ रेट तो आज दिन ब दिन खुद ही शिक्षित हो गए मुसलमान। इस बात की शुरुआत हुई है, अभी शुरुआत हुई है कानून के द्वारा, और ये जबरन थोपा नहीं जा रहा है। जैसा 1975 में हुआ था वैसा नहीं है। एक सरकार ने, केंद्र सरकार ने 1975 में जो किया था, इसमें सिर्फ सुविधाएं दी जा रही हैं। राजीव जी 1975 में भी जनसंख्या नियंत्रण करने के लिए ही नसबंदी कानून को लाया गया था और स्वेच्छा से लाया गया था। वो सुन तो लीजिए। जब जबरदस्ती हुई तो उसका दुष्परिणाम क्या आया? कांग्रेस को सरकार से जाना पड़ा और सरकार की जो स्थिति थी वो कितनी बुरी तरीके से जनता में भ्रमित हुई और उसकी छवि कितनी खराब हुई, वो भी परिणाम आपके सामने है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप देश को विकास पे रास्ते पे ले जाने के लिए जो भी सार्थक कार्य हो सकते हैं उनको करिए। मुस्लिम समाज आपके साथ पूरी तरीके से खड़ा हुआ है, लेकिन इसको अगर हम टाइमिंग और एक तरीके से ये प्रचार किया जा रहा है कि भाई एक समाज विरोध कर रहा है, तो मैं बींगे मुस्लिम ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मुस्लिम समाज इसका विरोध नहीं करेगा। ये भ्रांति ना फैलाई जाए। ये तो जहां जहालत है, जहां लिटरेसी है, उसकी वजह से ये सब जनसंख्या नियंत्रण में नहीं हो रही है और सरकार को उस पर प्रयास करने चाहिए। सुनील साहब देखिए, भ्रांति तब उत्पन्न होगी जब स्वागत नहीं होगा पॉलिसी का, या उसका विरोध होगा, उसकी निंदा होगी, या उसको ये कहा जाएगा कि ये एक पॉलिटिकल स्टंट है, राजनीतिक मुद्दा है। हम बार बार उस भ्रम में फंसते हैं जो
राजनीतिक लोग चाहते हैं। आनंद जी, एक प्रश्न ये भी है जी, कुछ राजनीतिक दलों का ये मान प्रतिक्रिया है कि ये सिर्फ वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास है। आप क्या इससे सहमत हैं? 100% सहमत हूँ। देखिए, हम वोट किस आधार पर मांग सकते हैं? आपके अच्छे विजन के आधार पर और आपके विकास के आधार पर। अगर सरकार अच्छा विजन लेकर के अपने प्रदेश की जनता को कहना चाहती है कि मैं आऊंगा दोबारा, तो मैं ऐसे ही नए नियम लेकर के आऊंगा, प्रदेश को सुधारने का काम करूंगा, तो बुराई वाली क्या बात है? इसको डिनाई नहीं करना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा ही है मान लीजिए ना आप। समस्या क्या है उसमें? अगर अरे आनंद जी, सब ये अगर वोटों आनंद के लिए जी हो रहा है तो आपत्ति नहीं है। और जब तक आपने आगाई साहब ने एक बात बहुत अच्छी कही कि हम इसका अभिनंदन करते हैं, तो खुले मन से कहिए, हम इसका स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि ऐसा कानून आए ताकि हिंदू और मुस्लिम दोनों के परिवार सुरक्षित हो। और जो आप आज कह रहे हैं कि इतनी बेरोजगारी है, इतनी समस्या है, उस बेरोजगारी से लड़ने के लिए हमें इस कानून की सख्त आवश्यकता है, ताकि भविष्य में हमारा बच्चा सड़कों पर ना भटके और जो वर्तमान नौजवान है उस वर्तमान नौजवान को यथाशीघ्र कुछ अच्छा काम मिल सके, वो आगे बढ़ सके। कानून आएगा, देश आगे बढ़ेगा, तभी हम और आप खुशहाल होंगे, तभी हम हमारे और आपके घर में कहीं न कहीं से अच्छी रोटी बनेगी और परिवार सुखमय जीवन जी पाए। आनंद जी, 2 करोड़ नौकरी देने का वायदा था इस सरकार का। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो क्या हुआ? महंगाई का क्या हुआ? बेरोजगारी, भ्रष्टाचार का क्या हुआ? और 4.5 साल में आपने सिवाय ठोको नीति के सिवा और कोई काम नहीं किया आपने। इन 4.5 साल में आपने सिर्फ ठोको, और ठोकने से ही ये सब व्यवस्थाएं चल रही हैं इस टाइम। आगे लेकिन फिर हम वो हो जाएंगे, अपनी बहस से भटक जाएंगे। मैं अभी आंकड़े देख रहा था 2015-16 के, उसमें बताया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में जहां मुस्लिम आबादी है वहां प्रजनन दर 2.40 है और हिंदू की 2.10 है। बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। तो फिर जब जनसंख्या नियंत्रण की बात होती है तो मुस्लिम समुदाय एकदम विचलित क्यों हो जाता है? मेरा ये यक्ष प्रश्न का इसका जवाब नहीं मिल पा रहा मेरे को। मैं आपको इसका जवाब ये दे रहा हूं कि जब राजनीति में चुनाव आएंगे, जब भी ऐसे प्रश्न खड़े किए जाते हैं। 4.5 साल का पीरियड निकल गया, और मैं एक आपसे और अनुरोध करना चाहता हूं कि आप इसको सिर्फ मुसलमानों तक ही सीमित न रखें। ये तो सभी समाजों के अंदर है। आज सारे मुस्लिम समाज के लोगों से ये सुन लीजिए, मुस्लिम समाज के लोगों से ये पूछा जा रहा है कि साहब आप इसके समर्थन में है या इसके विरोध में है? हम तो कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, आप जनसंख्या नियंत्रण करिए, लेकिन पार्शल होकर मत करिए। इतना सा अनुरोध है। आपकी करनी और कथनी में फर्क नहीं आना चाहिए। मैं आपको मुस्लिम जनप्रतिनिधियों के जो उन्होंने प्रतिक्रियाएं दी हैं मैं वो सुना देता हूं। सपा सांसद शफीकुर रहमान साहब कहते हैं कानून बनाना आपके हाथ में है, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो उसे कौन रोकेगा, ये कुदरत के खिलाफ है। सलमान खुर्शीद साहब कहते हैं कि पहले मंत्री जी बताएं उनके कितने बच्चे हैं, कितने वैध हैं, कितने अवैध हैं। जब इस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी, राजनीतिक मुद्दा अपने आप बन जाएगा। मेरे को देखिए, अगर सलमान खुर्शीद साहब अगर वैध अवैध के चक्कर में पड़ेंगे तो वो अपनी खुद देख लें। हम तो ये कह रहे हैं कि जितनी भी वैध हैं आप उन पर बात करिए, सभी समाज के लोगों से बात करिए, मंत्री भी हो चाहे आम नागरिक हो, है तो देश का नागरिक, सभी पे ये कानून लागू होगा। भाजपा नेता मुख्तार अब्बास नकवी साहब की प्रतिक्रिया भी बता देता हूं। जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाने के प्रयासों को लेकर राजनीति करने वाले राज्य एवं देश के दुश्मन हैं, ये मुख्तार अब्बास नकवी साहब का कहना है। देखिए साहब, देश स्वतंत्र है, कोई कुछ भी कह सकता है, अपनी अपनी भावना है, अपने अपने विचार हैं, लेकिन अगर आप सब चीज को देश से और राष्ट्र और राष्ट्रीय एकता से जोड़ के चलेंगे तो देश में बहुत सी बातें ऐसी भी पूर्व में हुई हैं जो देश के लिए हितकारी नहीं थी। अब मुख्तार अब्बास साहब नकवी तो सेंट्रल में मिनिस्टर है, और अगर वो ये नहीं कहेंगे तो फिर उनके साथ क्या स्थिति होगी वो स्वयं जाने। हम उस पर कोई टीका टिप्पणी करना नहीं चाहते। भाई, भारतीय जनता पार्टी से जो भी मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं, सबसे पहले वो अपने बच्चों का डिक्लेरेशन करते हैं। मुख्तार अब्बास नकवी साहब अपने बच्चों का डिक्लेरेशन करते हैं और ऐलान करते हैं कि साहब जो भी मुस्लिम 2 बच्चों से ज्यादा पैदा करेगा उसके साथ जो भी सरकार उचित व्यवहार करेगी वो जिम्मेदार होगा। आपका ये मानना है कि पॉलिसी का एक अहम बिंदु ये होना चाहिए था कि शिक्षा के प्रचार प्रसार पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, सरकार बिल्कुल करेगी, बिल्कुल, जिससे समाज। तो ये ऐसे सुझाव आप दीजिए। 19 जुलाई तक सुझाव ही मांगे जा रहे हैं। पॉलिसी अभी
फाइनल नहीं हुई है। पब्लिक हाँ, तो लोग अभी लोग उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर उस पर अपने सुझाव देंगे। अभी ऐसी कोई जल्दबाजी थोड़ी हो गई है। और ये तो 21 से लेके 30 तक है, 21 से लेके 30 तक है, और अभी 1 साल का इसमें पीरियड माननीय योगी जी ने रखा है, तो उस पर अब गंभीरता से विचार करेगा। मुस्लिम समाज भी इस पर विचार करेगा, ऐसी बात नहीं है। मुस्लिम समाज भी देख रहा है और समझ रहा है कि क्या परिस्थितियां हैं, और परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने का प्रयास कर रहा है। बिल्कुल आगाही साहब, हम और आप अगर जिस प्रकार से आज आप बात कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतनी इंटेलेक्चुअल बात कर रहे हैं और बहुत समझदारी की बात ये कर रहे हैं कि हमें पहले इसको समझना चाहिए और किसी विषय का विरोध करने से पूर्व उसकी जानकारी का होना अनिवार्य है। आज ये कानून प्रस्तावित हुआ है उत्तर प्रदेश में। हम लोग भाग्यशाली हैं कि देश में पूरे दुनिया का जो एक बहुत बड़ा विषय है, उस विषय में हमें चुना गया है, उत्तर प्रदेश को चुना गया है। और उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कोई बड़ा कदम लेकर के आना चाहती है तो हमें निश्चित तौर पे इसका स्वागत करना चाहिए। और देखिए आनंद जी, इसमें मेरा सिर्फ आपसे विनम्र अनुरोध ये है कि माननीय योगी जी ला रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन विश्व हिंदू परिषद कह रही है पूरे हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए। अरे भैया, इम्प्लीमेंटेशन करना है तो पहले एक स्टेट पे एक्सपेरिमेंट तो कर लीजिए। मैं बोलता हूं कि संगठन की बातों को छोड़ दीजिए, कोई भी संगठन अपनी व्यक्तिगत बातें जो मर्जी करे, लेकिन हम और आप एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एक नागरिक होने के नाते हम केवल सरकार के विषय को लेकर के चले तो निश्चित तौर पे कहीं न कहीं गंगा जमुनी तहजीब भी बचेगी। और जो संगठन एक समुदाय के हिमायती बनना चाहते हैं उनको भी मुंह की खानी पड़ेगी, वो भी कहीं न कहीं से दूर हो जाएंगे और आम जनता को फर्क नहीं पाएंगे। ये देश सबका है और सभी के लिए है, और गंगा जमुनी तहजीब जब तक ये देश रहेगा, जब तक दुनिया रहेगी, जब तक कायम रहेगी। सवाल सिर्फ यही है कि जैसा अभी आपने कहा कि किसी संगठन, अभी मान लो कोई मुस्लिम संगठन ही अगर इसके मान लो विरोध कर देता है तो उस पर तो सवाल खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर कोई ये विश्व हिंदू परिषद या और जैसे संगठन अगर इसका इस तरीके से प्रचार और प्रसार करते हैं तो आप कहते हो उसको जाने दीजिए। ये दो रास्ते वाली बात नहीं चल सकती। चर्चा यूपी की में विभिन्न विषयों पर उनकी सार्थकता की तलाश हमारी जारी रहेगी। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी नए विषय पे, नए पार्टिसिपेंट के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए, नमस्कार। यूपी सिटी न्यूज, जुड़िए उत्तर प्रदेश से।